तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ये गूगल फॉर्म खोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो सबसे पहले वो आपसे आपका नाम मांगेगा। मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा। आप अपना सही ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये 3 चीज़ भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेल्डर थ्योरी का पहला, ये मिशन 2022 का सीरीज़ का पहला मॉक टेस्ट, ये 8 वीडियोस बनने वाली हैं। इसमें ये पहली वीडियो है आपके वेल्डर ट्रेड की सीरीज़। इक्विपमेंट यूज टू ओपन सिलेंडर वाल्व वाइल गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करते समय सिलेंडर वाल्व को किस चीज़ से खोलते हैं? हैमर से कोई वाल्व को नहीं खोलते हैं, और अगर कोई खोलता भी है तो गलत करता है। पाइप रेंच से भी वाल्व को कभी नहीं खोलना चाहिए। पाइप रेंच पाइप्स के लिए बनता है, वाल्व को खोलने के लिए कोई की होगी या कोई स्पैनर होगा। इसका सही उत्तर सिलेंडर की हो सकता है, स्पैनर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने मेरे देखी होगी गैस वेल्डिंग की वीडियो देखी होगी तो उसमें सिलेंडर की बताया हुआ है। वो एक चकोर स्लॉट वाली की होती है और उससे ये सिलेंडर की वाल्व खोली जाती है। तो उसका करेक्ट उत्तर होगा सिलेंडर की। आर्क वेल्डिंग इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन इन। आर्क वेल्डिंग का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। किस उत्पादन के लिए किया जाता है आर्क वेल्डिंग? मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो 2 धातुओं को जोड़ते हैं। पेपर नहीं हो सकता, सबसे आखिरी विकल्प नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता, वुड पे हम वेल्डिंग नहीं करते, प्लास्टिक पे भी वेल्डिंग नहीं करते हैं। तो इसका एक ही उत्तर है, वो है ए। तीसरा क्वेश्चन, वेल्डिंग दैट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक पावर। जिसमें इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी कई सारी वेल्डिंग होती हैं, लेकिन हमें नीचे दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर को चुनना है। विकल्प 1 आर्क वेल्डिंग। आर्क हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से ही बनेगी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। मिग वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रिक मशीन्स का उपयोग होता है। गैस वेल्डिंग में हम गैस सिलेंडर्स का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है। टिग वेल्डिंग नहीं हो सकता क्योंकि टिग वेल्डिंग में भी हम इलेक्ट्रिक डीसी मशीन या रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, एसी मशीन का भी प्रयोग करते हैं। सो इसका सही विकल्प क्या है? हम कौन से प्रोसेस में, वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ नहीं करते हैं? उत्तर है गैस वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन आर्क वेल्डिंग इज़। आर्क वेल्डिंग में जो तापमान होता है 3500 डिग्री के करीब होता है आर्क का। तो इसका उत्तर देखिए, 3500 कहाँ लिखा हुआ है आसपास? 3600 से 4000, ये उत्तर सही है। पर आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि मान लीजिए आप मेरा GTAW का वो देखें या आर्क वेल्डिंग का कोई वीडियो देखें, तो मैंने उसमें बताया है कि तापमान 5000 से 9000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। वेल्डिंग का तापमान 5000 से 9000 डिग्री पहुंच सकता है, लेकिन आर्क का तापमान 3500 से 4000 डिग्री ही रहता है। अब आप कहें ये कैसी बात कर रहे हैं सर? भाई, जितनी देर तक कितनी हीट जनरेट हुई उसका फॉर्मूला होता है I²RT, जिसमें जो T है वो टाइम है। कितने टाइम तक आपने वो आर्क एक ही जगह पे रखा तो उस जगह उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतना ही तापमान आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आर्क का तापमान 3500 से 4000 रहता है, लेकिन अगर आप उस आर्क को बनाए रखें तो एक जगह वो तापमान बढ़ता चला जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में हम जिस स्पीड पे आर्क वेल्डिंग करते हैं तो मैक्सिमम तापमान 9000 डिग्री तक हो सकता है, पर आर्क का तापमान 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। तो इसका उत्तर है 4। 5th है, सोल्डर इज़ मेड ऑफ। सोल्डर किस चीज़ से बना होता है? सोल्डर बना होता है लेड और टिन के एक मिक्सचर से, एलॉय से। तो उससे हम सोल्डरिंग करते हैं। इसमें जिंक और लेड नहीं होता। बोरेक्स तो फ्लक्स है, रेजिन भी एक फ्लक्स के तौर पे काम करता है। कॉपर और लेड, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सोल्डरिंग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त वो होगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो लेड और टिन 2 धातु होते हैं
पे जिससे हम सोल्डर बनाते हैं। छठा, विच वेल्डिंग पोजीशन इज़ डेजिग्नेटेड एज वर्टिकल पोजीशन। अगर आप मेरी वेल्डिंग की पोजीशंस की वीडियो देखेंगे उसमें ये बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। 1G फ्लैट पोजीशन होती है, 2G हॉरिजॉन्टल, 3G वर्टिकल और 4G ओवरहेड होती है। तो इसका सही उत्तर है 3G। 3G वेल्डिंग वर्टिकल पोजीशन में की जाती है। G का मतलब यहाँ ग्रूव है। 7th क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन फॉर गैस कटिंग। गैस कटिंग में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। देखिए, ऑक्सीजन आप जानते हैं ये ज्वलनशील नहीं है, और जब हम गैस कटिंग करते हैं, आपने देखा होगा गैस कटिंग करते हुए, तो एक ज्वाला उत्पन्न होती है। उस ज्वाला में कोई ज्वलनशील गैस होनी चाहिए। हमें सबको पता है ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, वो तो सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं कि ताकि ऑक्सीडेशन हो सके और हमें वो ऊष्मा प्राप्त हो सके। तो ऑक्सीजन के साथ हमें कोई चाहिए ज्वलनशील गैस। अगर आपको नहीं भी इसका उत्तर पता है तो आपको 3 विकल्प हटाने थे। CO2 नहीं हो सकता क्योंकि सबको पता है CO2 तो आग को और बुझा देती है, वो ज्वलनशील नहीं है। आर्गन एक इनर्ट गैस है, वो भी ज्वलनशील नहीं है। इनर्ट गैस कभी भी जलती नहीं है, वो कोई रिएक्शन नहीं करती है, और जलना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन अगर ज्वलनशील गैस होती तो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही है, तो वातावरण में आग ना लग जाती। इसका एक ही उत्तर बचता है, वो है C2H2, जिसको एसिटिलीन गैस कहते हैं, और यही ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करते हैं गैस कटिंग में। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन इज़ अ टाइप ऑफ कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, प्राइम मूवर या पावर रिजर्वॉयर। वेल्डिंग मशीन किस प्रकार की मशीन है? कैपेसिटर कहते हैं जो अपने अंदर पावर को स्टोर करती है, पावर रिजर्वॉयर भी उसको कहते हैं। तो A और D आंसर नहीं हो सकता। कैपेसिटर को पावर रिजर्वॉयर आप कह सकते हैं, तो 2 विकल्प तो नहीं हो सकते, इसलिए अगर A नहीं है तो D भी नहीं है। प्राइम मूवर कहते हैं मोटर को, जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्राइम मूवर कहते हैं। हमारी वेल्डिंग मशीन मैकेनिकल पावर मोटर जैसा काम नहीं कर रही है, वो ट्रांसफार्मर जैसी कोई चीज़ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ट्रांसफार्मर, क्योंकि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। हमने वेल्डिंग करते हुए एक वीडियो में ये समझा था कि वोल्टेज से हमें झटका लगता है बिजली का, तो वेल्डर को बचाने के लिए वोल्टेज को हमें कम करना पड़ता है। वोल्टेज कम होने की वजह से करंट बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा हीट पैदा होती है, और वोल्टेज अगर ज़्यादा रही तो आर्क भी लंबी बनेगी और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ताकि वोल्टेज जो पीछे से आ रही है इनपुट पर, उसको स्टेप डाउन कर कर वोल्टेज को रिड्यूस करके और करंट को बढ़ाया जा सके वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन, इन SMAW हीट जनरेटेड एट फिलर रॉड इज़ मोर इन SMAW। में फिलर रॉड को ऊष्मा अधिक होती है। अच्छा, SMAW वेल्डिंग करते हुए फिलर रॉड पर ऊष्मा कब ज़्यादा होगी? जब हम फिलर रॉड को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि हमने ये अपने वीडियो में समझा था कि इलेक्ट्रोड को अगर पॉजिटिव बनाया, जिसको भी टर्मिनल को आप पॉजिटिव बनाओगे, 60% 66% हीट वहाँ पर जनरेट होगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट चाहिए तो हमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और बेस मेटल को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। अगर आप वीडियो देखें तो आपको ये पता होगा। उसको स्ट्रेट पोलैरिटी नहीं कहते, न्यूट्रल पोलैरिटी नहीं कहते, और AC अल्टरनेटिंग पोलैरिटी में तो दोनों टर्मिनल पे आधे साइकिल में एक तरफ हीट जनरेट होगी 66%, आधे साइकिल पे एक जगह होगी। तो इसका सही उत्तर है C, रिवर्स पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एसिटिलीन आर इन रेशो। कार्बन और हाइड्रोजन एसिटिलीन गैस में किस रेशो में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 24 और 2 के रेशो में। ये पाए जाते हैं 24 और 2 के रेशो में। आप कहें कि साहब एसिटिलीन का फॉर्मूला तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा C2H2, तो 2 कार्बन के एटम 2 हाइड्रोजन के एटम, इसमें तो 50-50% होना चाहिए। नहीं, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। अब 2 कार्बन के हैं तो 12 दूनी 24 हो गए, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,
तो 2 हाइड्रोजन के हैं, इसका 2 हो गया। तो 2 हिस्से वज़न में, मॉलिक्यूलर वेट में, मोलर वेट भी उसको कहते हैं, 2 हिस्से हाइड्रोजन के और 24 हिस्से कार्बन के एसिटिलीन गैस में होते हैं। तो इसका उत्तर ए सही है। कलर ऑफ गैस पाइप फॉर एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस के जो गैस पाइप है उसका कलर क्या होता है? जितनी भी ज्वलनशील गैसेस हैं उनके गैस पाइप का कलर हमेशा मैरून या रेड, मतलब मैरून और रेड एक ही जैसे शेड होते हैं, थोड़ा डार्क रेड को हम मैरून कहते हैं, तो इसका कलर मैरून होगा। ब्लू ऑक्सीजन गैस के गैस पाइप का होता है। 12वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नोजल साइज टू वेल्ड 0.8 थिक मेटल प्लेट बाय गैस वेल्डिंग। अच्छा, अगर इस सवाल को हमें करना हो और हमें बिल्कुल याद ना हो कि हमें क्या करना है, सवाल ये है गैस वेल्डिंग द्वारा 0.8 mm मोटी धातु की प्लेट को वेल्ड करने के लिए नोज़ल का आकार क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारी थिकनेस है वही 0.8 है, तो हमें नोज़ल जो है वो बहुत पतली चाहिए होती है, जिसका ऑरिफिस जहाँ से वो फ्लेम निकलेगी, गैसेस निकलेंगी और बाहर निकल के फ्लेम बनाएंगी, वो बहुत पतला चाहिए, क्योंकि जितना वो मोटा होता चला जाएगा वो कटिंग करते हुए बहुत सारे धातुओं को पिघला, मतलब काफ़ी मोटी कटिंग करेगा। इतने पतले के लिए तो हमें बहुत पतली सी फ्लेम चाहिए होती है, तो हमें 1 नंबर की नोज़ल चाहिए होगी। आपको आपके रेफरेंस के लिए ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं नंबर साइज़, तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, पेनिट्रेशन इन आर्क वेल्डिंग इज़, पेनिट्रेशन किसको कहते हैं? आर्क वेल्डिंग को पेनिट्रेशन कहते हैं जब नीचे तक पहुंचती है कोई चीज़, उसको कहते हैं पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब अंदर तक जाना। तो जब हमारी आर्क मेटल के अंदर तक पिघला के, मतलब पूरी मोटाई तक उसको पिघला देती है, उसको कहते हैं हम पेनिट्रेशन। तो मेल्टिंग ऑफ फिलर मेटल ये पेनिट्रेशन नहीं कहलाती इसको, तो मेल्टिंग ऑफ फिलर मेटल, तो मेल्टिंग ऑफ फिलर मेटल है ना। फिलर मेटल नॉट रीचिंग टिल द डेप्थ ऑफ वेल्ड ग्रूव, इसका मतलब है कि फिलर मेटल जो है वो आखिरी तक नहीं पहुंच रहा है, उसको पेनिट्रेशन नहीं कहेंगे, उसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहेंगे कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ। हमसे तो पूछा गया है कि पेनिट्रेशन, प्रवेश जिसको हिंदी में लिखा है, वो किसे कहते हैं? वो तब कहते हैं जब फिलर मेटल आखिर तक पहुंच जाए ग्रूव की। फिलर मेटल रीचिंग टिल द डेप्थ ऑफ वेल्ड ग्रूव, यही इसका उत्तर है कि फिलर मेटल जो है ग्रूव के अंत तक पहुंच जाए। फिर भी उत्तर लगाने से पहले चौथे ऑप्शन को जरूर पढ़ें, हो सकता है चौथा ऑप्शन इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। पेनिट्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्क वेल्डिंग, ये उत्तर सही नहीं है। आर्क वेल्डिंग में पेनिट्रेशन का महत्व है। उत्तर है फिलर मेटल रीचिंग टिल द डेप्थ ऑफ वेल्ड ग्रूव। अगर वेल्डिंग के लिए जो ग्रूव आपने बनाया है उसके अंत तक पिघला हुआ फिलर मेटल पहुंच गया, तब हम कहेंगे पेनिट्रेशन हो गई है, उसको पेनिट्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ नोजल साइज वाइल पाइप वेल्डिंग डिपेंड्स ऑन, पाइप को वेल्ड करते हुए किस, गैस वेल्डिंग की बात हो रही है शायद, तो किस नोजल साइज़ को हम, मतलब उस नोजल साइज़ को कैसे सेलेक्ट करें, किसके आधार पर वो नोजल साइज़ सेलेक्ट होता है? इसको हिंदी में लिखा हुआ है, पाइप वेल्डिंग पर निर्भर करते हुए नोजल साइज़ का चयन कर, पाइप वेल्डिंग का चयन करते हुए नोजल साइज़ किस पर निर्भर करता है? ये है उत्तर, वो मतलब प्रश्न। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। वॉल थिकनेस ऑफ पाइप, यस, जितनी कम वॉल थिकनेस होगी उतना ही हमें पतला ऑरिफिस चाहिए, छोटा ऑरिफिस चाहिए, और जितनी मोटी हमें फ्लेम चाहिए होगी वो कब चाहिए होगी? जब पाइप की थिकनेस, पाइप की वॉल थिकनेस की बात कर रहे हैं, जब उसकी वॉल थिकनेस मोटी होगी तो हमें मोटी नोजल, बड़ी नोजल चाहिए होगी। तो इस पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए सही लग रहा है, लेकिन अगले 3 विकल्प जरूर पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करती, हमें जहाँ वेल्डिंग करनी है हमें उस जगह पे कितनी गहरी वेल्डिंग करनी है ये तो निर्भर करता है, लेकिन वो पाइप कितना लंबा है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो बी आंसर नहीं हो सकता। डायमीटर ऑफ पाइप पे भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि डायमीटर ऑफ पाइप छोटा है या बड़ा है, हमने कितना बड़ा ग्रूव उसमें बनाया है, वेल्डिंग तो उतनी होनी है, डायमीटर चाहे जितना भी बड़ा हो, तो बस डायमीटर बड़ा होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये भी आंसर सही नहीं है। कलर ऑफ पाइप, कलर ऑफ पाइप से वेल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही उत्तर ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ब्रेजिंग जॉइंट इज, ब्रेजिंग और वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है, सोल्डरिंग एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, रिविट भी एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, और फास्टनर्स ये एक टेम्परेरी जॉइंट है। ये भी मेरी वेल्डर की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है ब्रेजिंग परमानेंट जॉइंट है, ना वो टेम्परेरी है, ना वो सेमी परमानेंट है, ना वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। वेरी स्ट्रॉन्ग तो वेल्डिंग होती है। ओके, इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन E6013 द सेकेंड लास्ट नंबर 1 रिप्रेजेंट। अगर आपने मेरे AWS क्लासिफिकेशन की वीडियो देखी हो, उसमें बिल्कुल आराम से समझाया गया है कि जो सेकेंड लास्ट 1 लिखा है, ये डिजिट या तो यहाँ 1 लिखी हो सकती है, या 2 लिखी हो सकती है, या 4 लिखी हो सकती है। लेकिन अगर 1 लिखी हुई है तो ये वेल्डिंग इन ऑल पोजीशंस, तो ये वेल्डिंग पोजीशंस को डिफाइन कर रही है। इसका उत्तर है बी, वेल्डिंग पोजीशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ को करती है पहली 2, जो 60 लिखा हुआ है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ इन किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। याद आया? हाँ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को पहली 2 या 3 डिजिट रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लक्स कोटिंग को आखिरी डिजिट जो है 3 वो रिप्रेजेंट करती है, और वेल्डिंग करंट को भी आखिरी डिजिट जो 4th डिजिट है 3 वो ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका सही उत्तर है वेल्डिंग पोजीशन। तभी मैं कह रहा हूँ बच्चों, वो वीडियोस ज़रूर देख लो, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी, उसके बाद जो जॉब इंटरव्यूज़ और कंपटीशन है उसमें भी बहुत मदद करेंगी वो आपको। चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज़ इंक्रीज्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट डैश। यदि स्टील में कार्बन की प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो उसका पिघलने का बिंदु कम होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही रहेगा, में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है। देखिए, जब कार्बन, आप सब जानते हैं कार्बन कोयले में होता है ना, कार्बन लकड़ी में भी कार्बन होता है, कार्बन जलता है ना। तो अगर किसी धातु में, मतलब कार्बन और लोहे को अगर जलाना हो तो कौन पहले जलेगा? कार्बन पहले जल जाएगा ना भाई। कार्बन तो जलता है, लोहे को कभी जलता हुआ देखा है आपने? तो अगर लोहे में कार्बन की प्रतिशत मिला दी जाए तो अंदर का जो कार्बन है वो भी जलेगा, तो उसमें से निकलने वाली ऊष्मा भी पिघलाएगी। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट पूरे स्टील का कम हो जाएगा अगर आपने कार्बन की प्रतिशत बढ़ाई, क्योंकि कार्बन खुद जलता है, उसके जलने से भी एक हीट जनरेट होती है। उस हीट से उसका मेल्टिंग पॉइंट और जल्दी, मतलब और नीचे, अगर वो स्टील मान लीजिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पिघल रही थी और उसमें आपने कार्बन की प्रतिशत एलोइंग और कर दी, तो वो मेल्टिंग पॉइंट 1500 से नीचे आ जाएगा, 1300, 1200 ऐसे आ जाएगा। तभी कास्ट आयरन का पिघलने का तापमान स्टील के तापमान से कम होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत 4% तक होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है डिक्रीज। अगला प्रश्न, कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील 3 प्रकार की होती हैं। लो कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.25 से नीचे या 0.3 से नीचे। मध्यम कार्बन स्टील में 0.3 से 0 तक, और हाई कार्बन स्टील में 0.7% से 1.4% तक होती है। इन्होंने हमसे मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत पूछी है, तो इसका उत्तर ए है, 0.3% से 0.7% तक। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टील स्ट्रक्चर इज़ नॉट मैग्नेटिक। ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है। तो स्टील के कई तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, फेराइट, परलाइट, मार्टिनसाइट, ऑस्टेनाइट, ये सब इस स्ट्रक्चर के नाम हैं। और इसमें से जो ये ऑस्टेनाइट है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब इस, और ये क्यों होता है नॉन मैग्नेटिक? ऑस्टेनाइटिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर मिलेगा, यानी कि 900 डिग्री तापमान से ऊपर आपको मिलता है ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। तो उतने गर्म कर दिया अगर आपने किसी स्टील को, तो वो मैग्नेट उसको आकर्षित करना या वो मैग्नेट को आकर्षित करना बंद कर देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्टेनाइटिक। मार्टिनसाइट, परलाइट और फेराइट, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं। ऑस्टेनाइट जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर मिलता है। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा,
देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे लगा कि शायद पहले एग्ज़ाम की तैयारी करवा दो, ऐसा ना हो कि आखिरी समय में आप लोग डर जाएं। ये वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में डलती रहेंगी, कई सालों तक डलती रहेंगी, हम आपको एजुकेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। सब्सक्राइब वगैरह तो मैं करने को कहता नहीं हूँ, आपकी मर्ज़ी हो आप कर लीजिए और जुड़े रहें बस किसी तरीके से। 20th क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसका उत्तर ए है। कॉपर का हालांकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी तो आयरन से भी ज़्यादा होती है इसकी, कॉपर की 11,000 के करीब, इसकी 11,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, 11,000 से ऊपर। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से भी कम होता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबको पता होना चाहिए, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप कई बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी बच्चों, जैसे मुझे हो रही हैं। क्योंकि जब मैं शायद आपकी उम्र में था, मुझे भी इतना ही परेशानी होती थी इन सब चीज़ों को याद करने में। पर बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ये बहुत आसानी से स्वतः आप लोगों के मुंह पे आने लगेंगी, मतलब ये आराम से याद हो जाएंगी आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूटेबल एज प्रिपरेशन टू वेल्ड 8 mm थिक कॉपर प्लेट। अगर 8 mm मोटी कोई कॉपर प्लेट है तो उस पर एज प्रिपरेशन मतलब उसमें वेल्डिंग के लिए ग्रूव कैसा बनाएं। देखिए अगर 16 mm से ऊपर होती हैं प्लेटें, अगर वैसे मान के चलो 16 mm से ऊपर की जो प्लेटें हैं उसमें हम दोनों साइड ग्रूव बनाते हैं। लेकिन अगर 8 mm की प्लेट है तो एक ही तरफ सिंगल वी से काम चल जाएगा। तो डबल जे, डबल वी, स्क्वायर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि 8 mm इतना भी पतला नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल सटा के रख दिया बट जॉइंट में बना के और ऊपर से वेल्डिंग करी तो वो नीचे तक पेनिट्रेट कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमें ग्रूव तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर जैसे मोटी होती चली जाती है प्लेट, अगर एक ही तरफ ग्रूव बनाया तो ऊपर वेल्डिंग इतनी ज़्यादा होने लगेगी, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है सिंगल वी, ना स्क्वायर है ना डबल वी, डबल जे, ये नहीं हो सकता। इसका उत्तर है सिंगल वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम इज डैश कॉपर, हैवियर देन, लाइटर देन, इक्वल टू, ट्वाइस एज दैट ऑफ। अच्छा, एल्युमिनियम तांबे की तुलना में भारी है, हल्का है, बराबर है या दुगना है भारी, ये हमारे पास विकल्प हैं। मान लीजिए, वैसे तो आप सबको पता होगा एल्युमिनियम बहुत हल्का है, तो इसका उत्तर कॉपर से हल्का ही होने, अभी पहले भी मैंने बताया था कि कॉपर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका मास बहुत ज़्यादा होने वाला है सेम वॉल्यूम पे। तो एल्युमिनियम लाइटर देन है, ये बात तो सही है, ये हमें लेकिन अब बाकी सारे अगर विकल्पों को देखें, हमें ये मान के चलो कि हमें नहीं आता था ये उत्तर। अगर हैवियर देन यानी कि भारी लिख देता, ट्वाइस एज दैट ऑफ, तो ये दोनों ठीक ना हो जाते। मतलब पहले वाले उत्तर में भी यही लग रहा है कि वो भारी है, आखिरी वाले उत्तर में भी यही लग रहा है कि दुगना भारी है, तो दोनों सही ना हो सकते थे। इसलिए ये दोनों, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो दोनों विकल्प तो ये नहीं है। इक्वल टू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर धातु का अपना एक डेंसिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक डेंसिटी होती है। दो धातुओं की डेंसिटी एक जैसी नहीं होती है कभी। इसका एक ही उत्तर बचता है, सही उत्तर वो है लाइटर देन। तो अगर आप बिना डरे और अच्छी तैयारी करके जाएंगे, एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 23rd, फिलर मेटल यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम की आर्क वेल्डिंग करते हुए जो फिलर मेटल का हम प्रयोग करते हैं वो प्योर एल्युमिनियम नहीं करते हैं। प्योर एल्युमिनियम के साथ हम 5% सिलिकन, ये इसका पहला उत्तर सही है। 95% एल्युमिनियम, 5% सिलिकन, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। दूसरा विकल्प तो हो ही नहीं सकता। एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, 5% एल्युमिनियम थोड़ा ही डालेंगे उसमें। 99% एल्युमिनियम होता तो एक बार को समझ में आती बात, लेकिन 5% एल्युमिनियम नहीं हो सकता, 50% एल्युमिनियम भी नहीं हो सकता। तो इसका एक ही उत्तर है, वो है 95% एल्युमिनियम। अरे भाई, एल्युमिनियम की प्लेटों की वेल्डिंग करनी है तो जो फिलर धातु उसके अंदर डाल रहे हैं, जो उन दोनों को जोड़ रहा है, वो भी तो एल्युमिनियम ही होना चाहिए ना। तो 95% एल्युमिनियम, ये तो आंसर बिल्कुल सही, पहली बार में ही पता चल जाना चाहिए था। आंसर ए है। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन वही है जिसको आप ढलाई कहते हैं, डेग चून कहते हैं। तो डेग चून की क्या प्रॉपर्टी होती है? हार्ड और ब्रिटल होता है। हाँ, ब्रिटल तो होता है। ब्रिटल उसको कहते हैं जो चोट मारने पे
मुड़े ना, टूट जाए, चटक जिसको कहते हैं चटक। तो ब्रिटल तो होता है क्योंकि ढलाई की आपने कोई चीज़ देखी होगी, उस पर अगर आप बहुत ज़ोर से हथौड़ी मारोगे तो वो मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो ब्रिटल तो होता है लेकिन हार्ड नहीं होता। आप कहें सर हार्ड क्यों नहीं होता? हार्ड इसलिए नहीं कहेंगे उसको क्योंकि उसके ऊपर अगर आप रेती चलाओगे या मशीन के ऊपर उसको मशीनिंग करना चाहोगे, बहुत आराम से मशीनिंग हो जाता है वो, तो हार्ड नहीं कहते। हार्ड वो होता है जैसे रेती, रेती अपने आप में बहुत हार्ड है। अब डेगचून पे रेती चलाओगे तो कौन घिसेगा? डेगचून घिसेगा। तो हार्ड कौन हुआ? रेती हुआ। तो डेगचून हार्ड नहीं है, पहली बात तो पहला उत्तर तो नहीं हो सकता। लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल, ब्रिटल हो तो है लेकिन लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं हो सकता क्योंकि आपने बड़ी बड़ी मशीनों के बेस को डेगचून का बना हुआ देखा होगा, ढलाई का बना हुआ देखा होगा। तो अगर लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती तो इतनी भारी मशीन में टूट ना जाता। तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकती। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल इसका आंसर है। डक्टाइल उसको कहते हैं जिसमें तार बन सकते हैं। ढलाई के कोई तार देखे हैं आपने पतले पतले? नहीं देखे ना। अगर देखे भी होंगे तो तार नहीं कह सकते, उनको छड़ कह सकते हैं। तो तार तो नहीं मिलते हैं, तो डक्टिलिटी भी नहीं हो सकता ये आंसर। इसका आंसर सी ही है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। फिर चलो आगे चलते हैं। और नहीं समझ में आ रही है तो मैंने आपको जो तरीके बताए हैं उस पर आप अमल करें। पहले वीडियोस देखें, अपनी पूरी तैयारी करें, फिर इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है वो देखें, और फिर दें वो एक मॉक टेस्ट जिसमें आपको कोई मदद नहीं कर रहा होगा। वो मॉक टेस्ट दें और फिर हम आपको आपके प्रयासों का रिज़ल्ट बताएंगे। और अगर आपके 85% से ज़्यादा हुए नंबर तो एक सर्टिफिकेट भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपकी मेल पर भेजेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन गैस प्रेशर इज इन फिल्ड सिलेंडर इज़, ये मैंने आपको गैस वेल्डिंग में बताया है, 125 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 से 150, ओके 120 कह लो या 125 कह लो, इस रेंज में ये होता है, बाकी रेंज में नहीं होता। ये जो पहला आपको दे रखा है 15 से 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एसिटिलीन का प्रेशर होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में जिसको DA कहते हैं, डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, उसका प्रेशर रखा जाता है 15 से 20। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर होता है 120 से 150। और मैं फिर आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत तमीज़ से इस्तेमाल करना जब भी करो। फेंकना नहीं है, उसे लुढ़काना नहीं है। उसकी वाल जो होती है ऊपर की, जो ब्रास की वाल होती है, वो उस पर चोट नहीं मारनी हैमर से या स्लाई रिंच से, सिलेंडर की से ही खोलना है उसको हमेशा। ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव परीक्षण है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उसको कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को तोड़ के देखते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल कहते हैं आंखों से देख के, आंखों से देख के कौन तोड़ सकता है? तो आंखों से देख के इंस्पेक्शन जो करा जाता है वो तो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। अल्ट्रासोनिक, वो अल्ट्रासाउंड आपने देखा हो ना, अल्ट्रासाउंड जो इंसानों का भी होता है वो अल्ट्रासोनिक ही टेस्ट होता है। ऐसे ही हम धातुओं का भी अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं, तो वो भी हम उसको तोड़ के नहीं देखते भाई। अल्ट्रासाउंड करते हुए किसी मरीज़ के पेट को थोड़ी फाड़ देते हैं, ऊपर ऊपर उसको प्रोब को हम घुमाते हैं और अंदर की एक इमेजिंग कहते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक तरीके से इमेजिंग प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम धातुओं में छुपे हुए, अंदर जो छुपे हुए डिफेक्ट हैं उनको अल्ट्रासोनिक टेस्ट से ढूंढते हैं। पर इसमें तोड़ा नहीं जाता, इसमें पार्ट को तोड़ा नहीं जाता, तो ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। रेडियोग्राफी टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सरे होता है यार। एक्सरे, छाती वाती का एक्सरे आप लोगों ने देखा होगा कई बार। तो हाँ, वो हड्डी टूटने के बाद होता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो टेस्ट करते हुए हम हड्डी नहीं तोड़ रहे हैं, हड्डी टूट गई है ये देखने के लिए कि अंदर हड्डी की क्या स्थितियां हैं, तब हम रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। पर रेडियोग्राफी टेस्ट करते हुए हम चीज़ों को नहीं तोड़ रहे हैं, राइट। ऐसे ही हम धातुओं में भी रेडियोग्राफी टेस्ट वेल्डिंग की खास तौर से तब करते हैं जब हम वेल्डिंग में अंदर छुपे हुए, जो आंखों से नहीं दिख रहे हैं, जो अंदर छुप गए डिफेक्ट, उनको ढूंढने के लिए करते हैं। वो वीडियो में बनाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी इसका ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम तोड़ के देखते हैं, एक टेस्ट पीस बनाते हैं, वेल्डिंग करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वेल्डिंग कितनी मतलब कहाँ जाके टूट रही है। तो वो जो जैसे 60 13 अभी इलेक्ट्रोड देखी ना, 6013, तो जब उससे वेल्डिंग करके हम किसी टेस्ट पीस को मशीन में तोड़ के देखेंगे तो वो 60 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से कम पे नहीं टूटनी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तो इसका उत्तर है
टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। डिस्ट्रक्टिव मतलब उसको हम तोड़ के देखेंगे, डिस्ट्रॉय करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, गैस यूज फॉर GMAW वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें कौन सी गैस को हम यूज़ करते हैं? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मैग होता है, उसमें हम CO2 गैस इस्तेमाल करते हैं। इसका उत्तर है 1। ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल नहीं करते। ऑक्सीजन गैस से तो बचाना है। हम शील्डिंग गैस को इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि वातावरण की ऑक्सीजन गैस वहाँ ना आ जाए जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस को कैसे हम शील्डिंग गैस को, मतलब बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए कैसे बिठा सकते हैं? ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता। C2H2 ये तो एसिटिलीन गैस है, ज्वलनशील गैस है, ये तो और आग लगा देगी वहाँ पर। हमारे पास तो आर्क बन रही है ना, उस आर्क को बचाना है वातावरण से, उसके लिए हम शील्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं। तो वो शील्डिंग गैस ऐसी होनी चाहिए जो जल ना रही हो, ज्वलनशील ना हो और ऑक्सीजन को दूर रखे, बस उसके ऊपर एक कवच बना दे। वो CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस नहीं होती है, वो CO2 गैस होती है। 28, स्प्रे ट्रांसफ़र ऑफ मेटल इन वेल्डिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, वेल्डिंग में धातु का स्प्रे ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। ओके, आपने अगर मेरी साइंस ऑफ आर्क वाली वीडियो देखी हो, उसमें हमने बहुत गहनता से इस बात का चर्चा की थी कि मेटल ट्रांसफ़र आर्क वेल्डिंग में 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लोबुलर, स्प्रे और शॉर्ट सर्किटिंग, जिसको डिप भी कहते हैं, डिप ट्रांसफ़र, और एक था पल्सिंग। तो स्प्रे ट्रांसफ़र से ये पूछ रहे हैं कि इसको दूसरा और क्या नाम देते हैं? फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र, यस, ये फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र होता है। शॉर्ट सर्किट तो अलग विधि है, ग्लोबुलर भी अलग विधि है, और डिप ट्रांसफ़र तो शॉर्ट सर्किट को ही कहते हैं। तो इसका उत्तर है 1। हाई स्पैटर इन आर्क वेल्डिंग इज कॉज्ड बाय, आर्क वेल्डिंग में उच्च स्पैटर का कारण होता है। स्पैटर उसको कहते हैं, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वो मेटल की छींटे से निकलती हैं, गरम गरम पिघली हुई धातु ही होती है वो छींटे से छिटक के इधर उधर गिरती हैं। कभी कभी मेटल के ऊपर भी जम जाती है, बिंदी मतलब बूंद बूंद के तौर पे, और कपड़ों वपड़ों पे गिरती है तो वहाँ पर वो जला देती है कपड़ों को, मतलब उसमें छेद कर देती है। उनको हम स्पैटर कहते हैं। इसीलिए हम लेदर के एप्रन और लेदर के लेग गार्ड वगैरह पहन के रखते हैं ताकि वो जो छींटे हैं गरम गरम वो हमारे हाथ वगैरह पे ना गिर जाएं। वो होता है हाई करंट पे। जितना ज़्यादा आप हाई करंट रखोगे उतनी ही ज़्यादा वो स्पैटरिंग होने लगती है। तो इसका सही उत्तर है हाई करंट। आर्क को स्टेबल रखने के लिए आपको एक रेंज होती है हर इलेक्ट्रोड के डायमीटर के हिसाब से, और उसकी कोटिंग के हिसाब से भी कह लो आप, एक रेंज होती है किस रेंज पे उसकी वेल्डिंग होनी है। अगर उस रेंज पे हायर साइड पे आप रखोगे तो स्पैटर ज़्यादा होंगे, लोअर साइड पे रखोगे तो हीट जनरेट कम होगी और पेनिट्रेशन कम होने लगेगा। तो वो वेल्डर को ही देखना पड़ेगा। आप जब वेल्डर बनोगे तो ये सब चीज़ें आप अपने आप समझ जाओगे। तो हाई करंट की वजह से स्पैटरिंग ज़्यादा होती है, हाई वेल्डिंग स्पीड की वजह से नहीं होती, लो वोल्टेज की वजह से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30, शील्ड गैस यूज्ड इन GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो शील्डिंग गैस हम यूज़ करते हैं वो या तो हम आर्गन यूज़ करते हैं या फिर हम हीलियम यूज़ करते हैं। अब नीचे विकल्प में देख लीजिए, आर्गन लिखा हुआ है, वेरी गुड, यही उसका आंसर है। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कुछ खास एलॉयज़ के लिए बहुत कम प्रतिशत में हम कभी कभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सिंग करते हैं, पर सीधा क्योंकि आंसर देना है तो इसका आंसर आर्गन गैस है, आर्गन गैस। तो GTAW में जो हम शील्ड गैस को यूज़ करते हैं वो आर्गन गैस है। ये एक इनर्ट गैस होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। एसिटिलीन नहीं हो सकती क्योंकि वो तो रिएक्शन करती है, वो तो ज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन भी नहीं होती है, होती हैं लेकिन बहुत स्पेशल केसेस में होती हैं। आप ये मान के चलना आर्गन और हीलियम, अगर ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं या इनका कोई मिक्सचर लिखा हुआ है तो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, वायर साइज इन CO2 गैस वेल्डिंग सूटेबल फॉर थिन शीट, 2 mm तक की थिन शीट को वेल्डिंग करने के लिए CO2 वेल्डिंग में, जिसको हम GMAW वेल्डिंग भी कहते हैं, उसमें जो फिलर वायर है उसका साइज़ क्या होता है? देखिए ये जो CO2 वेल्डिंग है इसके वायर जो हैं 2 साइज़ के आते हैं, 0.8 और 1.6। 0.8 5 mm से पतली प्लेटों के लिए और 6 mm 8 mm से ऊपर प्लेटों के लिए 1.6 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 2 mm की प्लेट के लिए अगर आपको वेल्डिंग करनी है CO2 वेल्डिंग तो आपको वायर साइज़ जो है वो चाहिए होगा 0.8 mm। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं।
32वां क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ टैग वेल्डिंग ऑफ पार्ट्स प्रायर टू कंटिन्यूस बीड वेल्डिंग इज। निरंतर बीड वेल्डिंग से पहले भागों को टैग वेल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? वो होता है उसको डिस्टॉर्शन से बचाना, क्योंकि अगर आपने दोनों पार्ट्स को एक साथ मिला के रखा और अगर ख़ास तौर से वो मोटी प्लेट नहीं है, पतली प्लेटें हैं, अगर पतली प्लेटें हैं और आपने एक तरफ से वेल्डिंग करनी शुरू कर दी तो उसका धनुष कमान बन जाएगा भाई। उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन आ जाएंगे, विकार आ जाएंगे। उन विकारों को कम करने के लिए हम पहले ही छोटे छोटे टाँके लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर और फिर वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। उन टाँकों को कहते हैं टैग वेल्डिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला उत्तर है इसका, इट रिड्यूसेस वेल्डिंग डिस्टॉर्शन इन पार्ट्स, यही उसका उत्तर है। फिर भी अगले कोई उत्तर पढ़ लीजिए। फर्दर वेल्डिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर टैग वेल्डिंग, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने टैग वेल्डिंग कर दिया तो फिर वेल्डिंग करने की उसमें आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं होता भाई, वेल्डिंग तो करनी है पूरी, लेकिन वेल्डिंग करने से पहले हमें टैग वेल्डिंग करनी पड़ती है ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। तीसरा इसका विकल्प है, इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ लोकली, उस जहाँ पर आपने वो टाँका लगाया वहाँ पर ताकत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि टाँका कमज़ोर होता है। जब आप पूरी वेल्डिंग एक साथ लेके चलते हैं तो वो वेल्डिंग मजबूत होती है, टाँका कंपैरेटिवली कमज़ोर होता है। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। टू यूटिलाइज द लेफ़्ट ओवर स्ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो पुरानी इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ कर चुके हैं उसमें जो छोटे छोटे स्ट्रेड बचते हैं उनको प्रयोग किया जा सके, इसलिए हम टैग वेल्डिंग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए टैग वेल्डिंग नहीं करते हैं हम। टैग वेल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि डिस्टॉर्शन ना हो सके। तो इसका उत्तर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 33 क्वेश्चन है, टेम्परिंग इज़ डन टू। टेम्परिंग एक प्रोसेस है जिससे टफनेस बढ़ाई जाती है फोर्ज करे हुए चीज़ों की। तो इंक्रीज ब्रिटलनेस, नहीं, टेम्परिंग से ब्रिटलनेस नहीं बढ़ाई जाती। टेम्परिंग की जाती है पाने की, चाबी जिसको स्पैनर कहते हैं उसकी, प्लास, इन सब चीज़ों की टेम्परिंग की जाती है ताकि उसकी टफनेस बढ़ाई जा सके। सोचो पेंचकस से हम पेंच खोल रहे हैं और पेंच तो अपनी जगह से घूम नहीं रहा और पेंचकस में अलबेट पड़ गए। वो लपेट ना पड़े, वो जो प्रॉपर्टी उसको लपेट पड़ने से रोकती है उसको टफनेस कहते हैं। तो टेम्परिंग की जाती है टफनेस को बढ़ाने के लिए, और जब भी टफनेस बढ़ेगी ब्रिटलनेस कम हो जाएगी। ये बात सही है, तो आंसर 2 है। देखिए बहुत सारे प्रोसेस जॉब्स को बनाने के बाद उनको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं ताकि उनमें कुछ यांत्रिक गुणों में वृद्धि की जा सके। अगर आप उनकी मशीनिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं तो एनिलिंग करते हैं। अगर आप उनकी टफनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो टेम्परिंग करते हैं। अगर हार्डनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हार्डनिंग करते हैं। चाहे केस हार्डनिंग करो, फेस हार्डनिंग करो, कार्बोराइजिंग करो, नाइट्राइडिंग करो, बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। स्ट्रेसेस को अगर हटाना है तो स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर को शुद्ध करना है तो नॉर्मलाइजिंग करना पड़ेगा। ये 5 आपको पता होने चाहिए। इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, जुड़े रहें बस इस चैनल के साथ, सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं। 34th, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? सबमर्ज्ड का क्या मतलब होता है? सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, मतलब अंदर। जैसे सबमरीन, पनडुब्बी को इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। सबमरीन मतलब जो मरीन होता है पानी से रिलेटेड, एक्वा लाइफ से रिलेटेड। सबमरीन पानी के अंदर डूबी हुई होती है। ऐसे ही हमारी एक वेल्डिंग होती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। उसमें आर्क जो है वो छुपी हुई होती है फ्लक्स के अंदर। एक वीडियो बनेगी उसकी अलग से, वो भी आपको सारा समझाऊंगा। और जब हो सकता है कुछ बच्चे जब ये देख रहे हो वीडियो तब तक वो प्लेलिस्ट में आ भी चुकी हो वीडियो। आप सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सो उसमें फ्लक्स के अंदर छुपी हुई होती है। तो इस सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ फिलर वायर, नहीं, फिलर वायर तो होता है लेकिन उसकी आर्क नहीं दिखाई दे रही होती बस। एब्सेंस ऑफ फ्लक्स, नहीं, फ्लक्स भी होता है, आर्क बस छुपी हुई है। हार्ड वेल्डिंग, इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। कवर्ड मतलब छुपा हुआ, ऊपर से ढका हुआ। तो सबमर्ज्ड का मतलब है कवर्ड, ढका हुआ। अगला क्वेश्चन 35th, सबमर्ज्ड इज डन बाय विच मेथड? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग किस मेथड से की जाती है? ओनली मैनुअल, ओनली ऑटोमेटिक, ओनली सेमी ऑटोमेटिक, बोथ ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक। ओके, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग
दोनों तरीके से होती हैं। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो सेमी ऑटोमेटिक होती है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, आप एक बार मशीन सेट करनी पड़ेगी, उसकी रेल की पटरियां ऐसी जगह लगानी पड़ेगी कि जब वो उसके ऊपर चले तो साइड में वेल्डिंग करती हुई सीधी लाइन पे चली जाए। ओके, तो वेल्डर को साथ साथ चलना पड़ता है कि कहीं वो रेल की वो आर्क बाहर तो नहीं निकल गई, कहीं रुक तो नहीं गई मशीन। ये तो हुआ सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि एक बार सेट करने के बाद फिर वेल्डिंग अपने आप होती है। उसको सेमी ऑटोमेटिक कहेंगे कि अर्ध स्वचालित है, कि थोड़ा बहुत तो आदमी को भी करना पड़ेगा और बाकी सब मशीन कर देगी। और फुली ऑटोमेटिक वो होती है जिसमें लेज़र से वो खुद देखता हुआ चलता है कि मुझे मेरी वेल्डिंग सही जगह पे पोजीशन पे हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें वेल्डर को वेल्डिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर साथ नहीं होना होता, पैनल पे होना होता है। पैनल पे वो सारे कंट्रोल होते हैं। CNC सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी आप उसको कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है बोथ ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और कमाल की सलाह देता हूँ। ITI की परीक्षाओं में जितनी बार भी मैंने ये परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा है, नन ऑफ द अबव कभी आंसर नहीं होता। ऑल ऑफ द अबव या बोथ ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सारे अगर हम कर दें, यानी कि सारी चीज़ समावेश कर दें, तो 75% चांसेस हैं कि वो आंसर सही होगा। तो नन ऑफ द अबव 100% नहीं है आंसर, उसको कभी मत लगाना आंसर को। और ऑल ऑफ द अबव अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो इसको आप लगा सकते हैं, अगर तुक्का ही मारना है तो। ओके, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अभी एक बार पढ़ोगे तो लगेगा मुश्किल, दूसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल उतना ही समझ में आएगा जितना किसी बड़े से बड़े इंजीनियर को विदेश में भी समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। जब आप काम करने लगोगे, प्रैक्टिकल करोगे, 8-8 घंटे वेल्डिंग करोगे, ये सब चीज़ें आपके लिए खेल जैसी हो जाएंगी। 36th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज़ ऑल्सो नोन एज वर्टिकल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग तो इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि टिक वेल्डिंग अलग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग अलग प्रोसेस है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बहुत मोटी प्लेटों को जब हमें जोड़ना होता है, और ये हमेशा बट जॉइंट में वेल्डिंग होती है और वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग होती है। मतलब ये इलेक्ट्रोड ख़त्म होता जाता है, वेल्डिंग होती जाती है, दोनों तरफ शू लगे रहते हैं। ये वीडियो में आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये वर्टिकल वेल्डिंग है। ये वर्टिकल पोजीशन में, मतलब खड़ी पोजीशन में ही वेल्डिंग होती है, सर के ऊपर नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकती। ये प्रोसेस वर्टिकल पोजीशन में होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37th, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ जॉइंट? टेम्परेरी जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, शीट मेटल वर्क। ये शीट मेटल वर्क नहीं हो सकता, टेम्परेरी जॉइंट वेल्डिंग होती ही नहीं है, तो पहला और आखिरी क्वेश्चन आंसर तो गलत है ही है। लैप जॉइंट नहीं हो सकता, बट जॉइंट बनता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए होती है। मतलब दोनों धातु के पार्ट, उनके किनारे एक दूसरे के सामने होंगे, उसको बट जॉइंट कहेंगे। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं होंगे, वो बट जॉइंट होगा। मतलब बिल्कुल एक लाइन में रखी होंगी, बीच में जो गैप होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से भरते हैं। ये बहुत फास्ट टेक्निक है बहुत मोटी प्लेटों की जल्दी वेल्डिंग करने के लिए, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ओके, एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड प्रपोर्शन इन थर्माइट वेल्डिंग इज़। अच्छा, थर्माइट वेल्डिंग भी एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें गैस वेल्डिंग की तरह इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये आमतौर पे रेल की पटरियों को, 2 पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने वहीं सुना है, देखा तो आज तक अपनी आंखों से नहीं है, लेकिन ये वहीं होता है। ये एक एक्सोथर्मिक वेल्डिंग होती है जिसमें हीट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकलती है। मतलब ना उसमें कोई ज्वलनशील गैस होती, ना उसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर होता। उसमें 2 केमिकल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऐसा समझिए आप। और ये 2 केमिकल कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयरन ऑक्साइड और एक होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फ्लक्स का काम करता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। तो इसका जो आप अगर इसकी रिएक्शन की इक्वेशन देखें तो वो इक्वेशन आपको ऐसी दिखाई देगी। इस तरह याद कर लेंगे तो 8 पार्ट एल्युमिनियम और 3 पार्ट्स आयरन ऑक्साइड, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, या तो ये रिएक्शन याद कर लो, उससे भी निकल जाएगा, और वरना इसको याद कर लेना।
39 फुल फॉर्म ऑफ GTAW इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग पहला आंसर सही है। गैस ट्रांसफ़र नहीं है। टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो GTAW में हम यूज़ करते हैं। आप मेरी वीडियो में जाके देखें तो उसमें बताया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। गुड एंड टेस्टेड आर्क वेल्डिंग, नहीं ये कोई टर्म नहीं है जो हम वेल्डिंग में यूज़ करते हो। गैस टिग आर्क वेल्डिंग, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये अलग बात है। GTAW को टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस, क्योंकि उसमें आर्गन गैस हम यूज़ करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में देखा था। टिग वेल्डिंग भी कहते हैं उसको, GTAW भी कहते हैं। लेकिन GTAW की फुल फॉर्म ये नहीं है जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, गैस टिग आर्क वेल्डिंग, ये नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है, ये एक एक्रोनिम है जिसको लिखा जाता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन। इन टिग वेल्डिंग द साइज ऑफ गैस नोजल इज द साइज ऑफ नोजल्स। टिग वेल्डिंग में गैस नोजल के आकार नोजल का आकार होता है। नोजल के किस हिस्से का आकार होता है? अरे भाई नोजल का जो ओरिफिस है, ओरिफिस मतलब जहाँ से वो गैस निकलेंगी, जो शील्डिंग गैस है, जहाँ जितने बड़े एरिया से निकलेंगी वही नोजल का आकार होता है। वो इनसाइड डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर से कोई मतलब नहीं है। अंदर जैसे एक नोजल होती है, कोई पाइप जैसी चीज़ समझो, उसके अंदर से जो गैस निकल रही है तो बाहर का कितना उसका व्यास है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर का व्यास जहाँ से एक्चुअली वो निकल रही हैं आपकी गैसेस, उससे ही तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो वो होता है इनसाइड डायमीटर ऑफ नोज़ल, ही नोज़ल का साइज़ डिफाइन करता है। इसका सही उत्तर है इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर नहीं हो सकता। लेंथ ऑफ नोज़ल से कोई मतलब नहीं है। वॉल थिकनेस ऑफ नोजल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर वॉल थिकनेस से कोई मतलब होता तो आउटसाइड डायमीटर से भी मतलब होता, तो उसको छोड़ दो। इसका एक ही उत्तर है इनसाइड डायमीटर। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 41 पल्स टिग वेल्डिंग इज सूटेबल फॉर वेल्डिंग शीट थिकनेस। बहुत पतली शीटों के लिए पल्स टिग वेल्डिंग। पल्स टिग वेल्डिंग क्या होती है? फिर उसमें करंट को हम घटाते और बढ़ाते रहते हैं, उसको पल्स टिग वेल्डिंग कहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने करंट को कम नहीं करा तो पतली चादरें जिनको हम वेल्डिंग करके जोड़ना चाह रहे हैं वो ही पिघल जाएंगी, तब हम पल्स टिग वेल्डिंग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं बहुत पतली चादरों के लिए, यानी कि 1 mm मोटी चादर के लिए। 1 mm कितना होता है? 1 mm होता होगा जितने आपके नाखून की मोटाई। उंगली के नाखून की बात कर रहा हूँ, पैरों के नाखून की बात नहीं कर रहा। ओके चलिए। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आर्गन गैस। आर्गन गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्गन गैस इज हैवियर देन एयर, यस। आर्गन गैस इज लाइटर देन एयर, नहीं। आर्गन गैस इज रिएक्टिव, नहीं। आर्गन गैस आप सब जानते हैं इनर्ट गैस होती है, तो वो रिएक्टिव तो हो ही नहीं सकती। तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। आर्गन गैस इज फ्लेमेबल, आर्गन गैस में आग लग जाएगी। अगर वो रिएक्टिव है ही नहीं तो आग कैसे लग जाएगी? तो ये भी आंसर सही नहीं है। नीचे के दोनों आंसर गलत हैं। आर्गन गैस, अब सोचने की वाली बात ये है, नीचे के दोनों आंसर तो हमने गलत बता दिए, तो हो ही नहीं सकते आंसर, क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होती तो उसमें आग भी लग जाती। तो नीचे के दोनों आंसर सही होने चाहिए। फिर तो एक प्रश्न के 2 आंसर सही नहीं हो सकते, तो नीचे के तो दोनों आंसर गलत हैं। हम जानते हैं कि आर्गन गैस हो, क्रिप्टन गैस हो, हीलियम गैस हो, ये सारी इनर्ट गैसेज होती हैं, ये कोई रिएक्टिव नहीं होती हैं, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब मामला फंस गया, अगर हमें नहीं पता कि आर्गन गैस एयर से भारी है या हल्की है, तो फिर अपना लॉजिक लगाओ। देखिए GTAW में हम आर्गन गैस को शील्डिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर वो हल्की होती तो नोज़ल से बाहर निकलते ही ऊपर उठ जाती, हल्की चीज़ें तो ऊपर उठ जाती है ना, तो वातावरण की गैस तो हमारी वेल्डिंग तक पहुंच जाती। आर्गन गैस एयर से भारी है, इस वजह से वो नोज़ल से बाहर निकलने के बाद भी एयर से भारी होने की वजह से नीचे की तरफ बैठती है, मतलब जहाँ वेल्डिंग हो रही है उसको कवर करती है। बात समझ में आ गई बच्चों? थोड़ा सा अगर लॉजिक, कॉमन सेंस और डरोगे नहीं तो सवाल गलत नहीं होगा। इसका उत्तर है आर्गन गैस इज हैवियर देन एयर। अगला क्वेश्चन, विच जॉइंट में बी मेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग जब भी करते हैं आमतौर पे शाफ्ट में करते हैं, मतलब जिसको हम बेलनाकार शाफ्टों में करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। उसमें एक तरफ मशीन चक में बांध के घुमाते हैं, दूसरी तरफ प्रेशर लगाते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं और फिर एकदम रोक देते हैं ब्रेक मार के, तो वो गर्म अवस्था में एक दूसरे के साथ वेल्डिंग हो जाती हैं चीज़ें।
ये तभी हो सकता है जब हम बट वेल्ड की बात कर रहे हों। टी जॉइंट नहीं कर सकते, लैप जॉइंट नहीं कर सकते, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। अच्छा, ये इसमें तो सारे ही लिख रखे हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बट जॉइंट इसका आंसर है, तो इसका आंसर है सी, बट जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट भी नहीं हो सकता। हमेशा फ्रिक्शन वेल्डिंग याद रखना बच्चों सिर्फ बट जॉइंट में होगी। जो आपकी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होगी और वो भी बट जॉइंट के लिए होगी। बाकी सारी वेल्डिंग्स जो हैं वो किसी भी जॉइंट के, लैप जॉइंट, टी जॉइंट और बट जॉइंट, फिलेट जॉइंट, किसी के लिए भी हो सकती है। 44th क्वेश्चन, आर्क टेम्परेचर इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का आर्क टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आर्क वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसका आर्क का टेम्परेचर होता है लगभग 3500 डिग्री से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3600 मान लो आप, 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 16000 डिग्री सेंटीग्रेड, और उससे भी ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा करंट और कितने समय के लिए एक ही जगह पे डायरेक्ट कर दिया। सो इसका उत्तर 8000 से 25000। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ मेटलाइजिंग। धातुकरण क्या होता है? धातुकरण मतलब किसी चीज़ को धातु बनाया जा रहा है ना। वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की यानी कि धातुओं की वेल्डिंग को धातुकरण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो तो पहले से ही धातु हैं भाई। कटिंग ऑफ मेटल, कटिंग ऑफ मेटल को भी धातु नहीं कह रहे क्योंकि वो तो पहले ही धातु हैं, उनको बस काट दिया। धातुकरण होता है किसी चीज़ को धातु जैसा बना दिया जाए। तो धातुकरण तभी कहेंगे ना, मेटलाइजिंग तभी कहेंगे कि जब हम किसी नॉन मेटल को मेटल जैसा बना रहे हों। स्प्रे कोटिंग ऑफ मेटल, ये आंसर सही है। किसी नॉन धातु पे जैसे प्लास्टिक हुआ या रबर हुआ, उसके ऊपर अगर हम स्प्रे करके मेटल, ऊपर की सतह मेटल की बना दें हम, उसको कहेंगे मेटलाइजिंग या धातुकरण। प्री हीटिंग ऑफ मेटल, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि अगर मेटल वो है ही, उसका मेटल को गर्म करना, किसी चीज़ को मेटल बनाना नहीं होता, मेटल तो वो पहले से ही है ना। तो स्प्रे कोटिंग ऑफ मेटल इसका सही आंसर है। 46, विच सेक्शन ऑफ ASME स्टैंडर्ड सेट गाइडलाइंस फॉर वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर, वेल्डिंग प्रोसीजर जिसको PQR कहते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन। ASME स्टैंडर्ड का कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आने चाहिए, कौन कौन से इसेंशियल पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से नॉन इसेंशियल पैरामीटर्स हैं। ऐसे ही प्रोसीजरल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड में भी वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। वो कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन है 9। कौन सा सेक्शन है भाई? इसका बी है आंसर, 9। जैसे ASME के स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ही इन्हीं चीज़ों के, यानी कि वेल्डर स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और वेल्डर क्वालिफिकेशन जो ऊपर लिखी हुई हैं 3 चीज़ें, इसका AWS में भी एक स्टैंडर्ड है, उसको कहते हैं D1.1। ये दोनों चीज़ें याद रखना बच्चों। वेल्डर बन रहे हो, आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर पता होंगी क्योंकि अगर वेल्डर बनोगे तो वेल्डर को क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा। आप वेल्डर क्वालिफिकेशन तक ज़रूर पहुंचना बच्चों। और जब आपका वेल्डर क्वालिफिकेशन हो रहा होगा तो किस स्टैंडर्ड के अनुसार हो रहा होगा? अगर वो ASME में के स्टैंडर्ड को देख रहे हैं तो ASME में सेक्शन 9 के हिसाब से हो रहा होगा, अनुसार हो रहा होगा। और अगर AWS स्टैंडर्ड की बात हो रही है, उसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन हो रहा है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार हो रहा है, तो वो सेक्शन है D1.1। और ASME की फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो अगर इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सेक्शन 9 और AWS स्टैंडर्ड के हिसाब से D1.1 याद रखना। सिंबल रिप्रेजेंट, वेल्डिंग सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वर्कशॉप वेल्डिंग, साइट वेल्डिंग, टैक वेल्डिंग, 3G वेल्डिंग। तो इसमें ये फिगर है, इस फिगर के हिसाब से ये बताना है आपको ये वेल्डिंग सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फिगर आपको दिखाई दे रही है उसके अनुसार ये वेल्डिंग सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मेरे वेल्डिंग सिंबल के वीडियो को देखें तो अगर फ्लैग लगा हुआ है कि इस कॉर्नर पे जहाँ पर आपका एरो हेड और टेल आके मिल रही है, अगर यहाँ पर ये फ्लैग बना हुआ है तो इसको हम
वर्कशॉप में नहीं वेल्डिंग करते, इस वेल्डिंग को साइट पे करते हैं, क्योंकि ये नॉकडाउन कंडीशन में जाएगा और साइट पे जाके वेल्डिंग होगा, तो उसको हम साइट वेल्डिंग कहते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्ड फेसिंग, किसी फेस को, किसी सतह को हार्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस जॉब की सतह को हार्ड बना दो, यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ आउटर सरफेस, यस करेक्ट, यही आंसर है। टू रिड्यूस द हार्डनेस, ये तो नहीं हो सकता, हम हार्ड फेसिंग कर रहे हैं तो हार्डनेस को कम करने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे ना, बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, तो इंक्रीज हार्डनेस सही है। टू रिड्यूस द थिकनेस, नहीं, जॉब को थिकनेस को रिड्यूस नहीं करते हैं, जॉब की थिकनेस वही रहती है, बस उसकी ऊपरी सतह जो है वो हार्ड हो जाती है, हार्ड फेसिंग। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको हार्ड फेसिंग के कई सारे एग्जांपल बताए थे, कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है और इंडक्शन हीटिंग है, बहुत सारे उसके हार्डनेस को बढ़ाने के, केस हार्डनिंग इसको कहते हैं, उसको हार्ड फेसिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हीट ट्रीटमेंट के एक लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, या शायद बता चुका होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर है ए। 49th क्वेश्चन, प्री हीटिंग इज़ डन बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग, बिफोर फाइनल पेंटिंग। देखिए, प्री अगर कहीं शब्द लगा है, प्री मतलब पहले, और अगर बाद में कोई चीज़ की जा रही है उसके लिए किया जाता है पोस्ट। पोस्ट मतलब आफ्टर। तो अगर प्री लिखा हुआ है, प्री हीटिंग इज़ डन बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग की जाती है, ये आंसर सही है। पर प्री हीटिंग होता है वेल्डिंग करने से पहले, और पोस्ट हीटिंग होता है वेल्डिंग करने के बाद। अगर यहाँ पोस्ट लिखा होता सवाल में, पोस्ट हीटिंग इज़ डन बाय, तो फिर आंसर सी सही हो जाता, आफ्टर वेल्डिंग। बात समझ में आ गई बच्चों? लास्ट क्वेश्चन, RW क्या होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम RW कहते हैं। जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को टिग कहते हैं, GMAW को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ऐसे ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक्रोनिम RW लिखा जाता है। तो इसका आंसर 4th रेजिस्टेंस वेल्डिंग हुआ। तो साहब, ये आपका क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, एक मॉक टेस्ट है। लैंग्वेज अलग हो सकती है सवालों की, लेकिन आप ये मान के चलना कि अगर आप ये 85% से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं एक बार अपनी तैयारी करने के बाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक है, इस टेस्ट का आप दीजिए सारे के सारे। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं समझने के बाद, तो आप अब रुकने वाले नहीं हैं। और अगर आपने सिर्फ परीक्षाओं तक अपने आप को सीमित रखा और रटने की कोशिश करी, तो भी परीक्षाएं तो पास हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि आप सिर्फ परीक्षाओं को अपना गोल माने। असली ज़िंदगी आपकी शुरू होगी परीक्षाओं के बाद। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। हमें 3 गलत विकल्पों को हटाना होता है, हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे ही आप ये सबमिट बटन दबाएंगे, मेरे पास आपके आंसर्स पहुंच जाएंगे, और जिसके भी 85% से ज़्यादा होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आपने अगर ईमेल एड्रेस अपना सही दे रखा है तो मेरे साइन करे हुए सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचेंगे, जिसको आप अपने रेज्यूम में, करिकुलम वीटे में एज रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स या अचीवमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहो और स्वस्थ रहो।